नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे आजादी की। कल देश को आजाद हुए 76 साल हो जाएंगे। 77वीं आजादी की वर्षगांठ हम कल मनाने वाले हैं और जश्न मनाएंगे, और जश्न मनाना भी चाहिए। पर अब हम एक परिपक्व लोकतंत्र हैं, और परिपक्वता का एक तकाजा यह भी होता है कि जश्न मनाने के साथ साथ जो चुनौतियां हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हैं, उनका भी हमें संज्ञान लेना चाहिए। पर उससे पहले हम कहां थे और कहां हैं और कहां पहुंचने का इरादा है, उसका आकलन करना भी जरूरी हो जाता है। 1947 में जब हम आजाद हुए तो आबादी देश की 36 करोड़ थी, आज 140 करोड़ है। अनाज उत्पादन 5 करोड़ टन था, अब 32 करोड़ टन है। साक्षरता महज 18% थी, अब वो 78% हो गई है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 45% लोग थे, लगभग आधी आबादी आप कह दीजिए। अब ये आंकड़ा 15% पर आ गया है। इस पर भी कुछ विवाद है, उसमें भी बाद में जाऊंगा। प्रति व्यक्ति आय महज 250 रुपए थी, अब 1,72,000 रुपए है। लेकिन वो क्या के शेप रिकवरी है? ये एक चुनौती भी है। औसत उम्र 32 साल थी, अब हो गई है 70 साल। सड़क नेटवर्क 40,000 किलोमीटर का था, अब 64 लाख किलोमीटर। जिसमें नेशनल हाईवे की बात करें तो वो महज 21,440 किलोमीटर थे 1947 में, अब ये बढ़कर 1,44,634 किलोमीटर हो गए हैं। जीडीपी यानी कि अर्थव्यवस्था हमारी, उसकी वक़्त कितनी थी? वो थी 10,222 करोड़ 1947 में, अब हो गई है 309 लाख करोड़। इसीलिए हम कहते हैं वो 5 ट्रिलियन का एक इरादा बनाया है और 10 ट्रिलियन की तरफ भी जाने की सोच है हमारी। विदेशी मुद्रा 1600 करोड़ की थी हमारे पास 1947 में, ड्रेन ऑफ वेल्थ इतना हो चुका था। अब ये 50 लाख करोड़ का आंकड़ा भी पार कर रही है। हालांकि विदेशी कर्ज जो 32 करोड़ का था 52 लाख करोड़ हो चुका है। फोन कनेक्शन 82,000 थे 1947 में, अब 117 करोड़ लोगों के पास फोन है। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी चल पड़ी, वो अलग बात है। दूध उत्पादन 170 करोड़ 1.7 करोड़ टन होता था, अब वो 22 करोड़ टन हो गया है। स्कूल 2,307 थे, 14,89,000 हो गए। कॉलेज 500 थे, 43,796। यूनिवर्सिटी 50 थी, अब ये 1,000 का आंकड़ा भी पार कर गई हैं, 1,113। तो देश तो बदला है, इसमें कोई शको शुबा नहीं रह जाता है। पर इसमें एक और तुलना अब आ जाती है, और यह राजनीतिक तुलना है। 9 साल पूरे हो गए हैं मोदी सरकार के, और वो ये बताती नहीं थकती है कि देश का जो बंटाधार हुआ वो 2014 से पहले ये कांग्रेस ने जो 56 साल राज किया, भट्टा बिठा दिया देश का। बातों से कई बार तो ऐसा लगता है कि डार्क एजेस में, पाषाण युग में हम 2014 से पहले रहते थे। 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं तीसरी टर्म और दे दो, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश को मैं बना दूंगा। विकास दर के लिहाज से हम तेजी से, सबसे तेजी से आगे बढ़ते हुए देश है पूरी दुनिया में। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। 13.5 करोड़ लोगों को अति गरीबी से ऊपर भी उठा दिया गया है। 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए, आवास भी दिए गए हैं लोगों को। लेकिन 21 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, 23 करोड़ लोग 375 रुपए प्रतिदिन नहीं कमा पाते हैं। किसान की किसानी से प्रति व्यक्ति आय जो है वो 27 रुपए है, और प्रति व्यक्ति की आय के हिसाब से हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो हो गए, 142वें नंबर पर हैं देश में। यह भी एक हकीकत है। और कांग्रेस पलटवार करती है कि भाई ये IITs, IIMs, एम्स, भाखड़ा नंगल बांध, ये स्टील प्लांट,
ये व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ये कौन लेकर आया? तो क्या दरअसल जब हम विकास की बात करते हैं, देश को जो ये आजादी मिली, इसके सही मायने, इसके सही लुत्फ उठाने की बात होती है, तो हर सरकार का कुछ ना कुछ योगदान होता है, कदम ताल करनी पड़ती है। पर राजनीति में नैरेटिव बिल्डिंग भी बहुत अहम हो जाती है। ऐसे में हमारे सामने चुनौतियां क्या हैं? अब चुनौती बहुत अहम हो जाती है, गरीबी। जब हम गरीबी की बात करते हैं, मैंने आंकड़ा आपको बताया 21 करोड़ और 23 करोड़ का। चीन ने 40 सालों में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर ले गए, और हम 71 से नारा लगा रहे हैं गरीबी हटाओ। डेनमार्क में जीरो करप्शन है, और भ्रष्टाचार के मामले में नीचे की तरफ से हम 80वें नंबर पर हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि इंसान का कितना विकास हो रहा है, 191 देशों में से हम 132वें नंबर पर हैं। अब आयुष्मान भारत योजना है, 5 लाख रुपए तक का इलाज आपका मुफ्त में हो रहा है, लेकिन दरअसल देश के सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 0.6% ही स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा है आम आदमी के, जबकि अमेरिका जैसे मुल्क में 2.1 किया जा रहा है, जबकि अमेरिका जैसे मुल्क में यह 19% का आंकड़ा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम सिर्फ आधे फीसदी से थोड़ा ऊपर खर्च करते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के मामले में हम दुनिया में अव्वल नंबर पर हैं, और शिक्षा की बात करें तो 4.5% हम खर्च करते हैं, जबकि ग्रीनलैंड जैसा देश भी 10% से ज्यादा खर्च कर रहा है। तो जब हमें विश्व गुरु बनना है, और यह सपना है, और यह सपना साकार होगा, देश का डंका बजे, हमारी ताल ठोकी जाए पूरी दुनिया में, उसके लिए हमारे सामने चुनौतियां जो हैं, उसका कोई हल भी है, और इसमें एक सर्वसम्मति भी बनेगी क्या? और उस हल में बेरोजगारी तो है ही, 8.3% से ऊपर चल रही है। अब यह महंगाई का बम फिर फूट गया। आज ही जुलाई की महंगाई दर आई है सामने, और वो 7.44% है। ग्रामीण इलाके में तो 7.5 पौने 8% के करीब ये पहुंच गई है, और पिछले साल अप्रैल के बाद सबसे ऊंचले स्तर पर महंगाई आ गई है। तो ये महंगाई डायन भी खाए जा रही है। तो परिपक्वता का तकाजा जो मैंने शुरू में गिनवाया, क्या वो हमें यह भी बताता है कि हमें जो चुनौतियां हैं उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए? और ऐसे में आज हरिशंकर परसाई, उनकी पुण्यतिथि भी है। उनकी कुछ बातें आपसे मैं साझा करना चाहूंगा, बहुत ही मौजू हैं, सालों पहले लिखी गई। सबसे निरर्थक आंदोलन भ्रष्टाचार के विरोध का आंदोलन होता है। एक प्रकार का यह मनोरंजन है जो राजनीतिक पार्टी कभी कभी खेल लेती हैं, जैसे कबड्डी का खेल। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ये लड़ाई दोनों तरफ से चल रही है, खेल हो रहा है क्या? रोज विधानसभा के बाहर एक बोर्ड पर आज का बाजार भाव लिखा रहे, साथ ही उन विधायकों की सूची चिपकी रहे जो बिकने को तैयार हैं। इससे खरीदार को भी सुविधा होगी और माल को भी। जो ये मंडी सज जाती है, उस पर टिप्पणी थी। हमारे लोकतंत्र की ये ट्रेजेडी और कॉमेडी है कि कई लोग जिन्हें आजन्म जेल खाने में रहना चाहिए, वो जिंदगी भर संसद या विधानसभा में बैठते हैं। अपराधीकरण जो हमारी संसद का हो गया है, विधानसभा का हो गया है। विचार जब लुप्त हो जाता है, या विचार प्रकट करने में बाधा होती है, या किसी के विरोध से भय लगने लगता है, तब तर्क का स्थान हुल्लड़ और गुंडागर्दी ले लेती है। तर्क से हम जुदा होते जा रहे हैं क्या? दुनिया में भाषा अभिव्यक्ति के काम आती है, इस देश में दंगे के काम आती है। यह एक कड़वी हकीकत है क्या आज भी? और जब शर्म की बात, गर्व की बात बन जाए, तब समझो जनतंत्र बढ़िया चल रहा है। क्या ऐसा भी हो रहा है? इसी पर आज की चर्चा होने वाली है। ऐसे में आज का सीधा सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं। सीधा सवाल क्या है कि जो ये मूल समस्याएं हैं, महंगाई की, बेरोजगारी की, गरीबी की, इनसे आजादी कब मिलेगी? और 56 वर्सेस 10, 56 साल कांग्रेस के, 10 साल, 10वें में आ गया अब मोदी राज,
इस पर घमासान, तरक्की में किसका कितना योगदान। चर्चा में जो मेरे मेहमान जुड़ने वाले हैं, मेहमानों का परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर के शर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं 2 बार, और 3 खास मेहमान एक्सपर्ट्स हैं ये। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, जाने माने अर्थशास्त्री, एक और जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरदाना, और एडीआर के संस्थापक जगदीप छोकर। लगातार लड़ाई लड़ते आए हैं और देश को अवगत कराते आए हैं हमारी जो लोकतंत्र की प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, वो किस तरह से चल रही है, उसका सूरत हाल क्या है। तो ऐसे में के जब हम 77वीं वर्षगांठ अपनी आजादी की कल मनाएंगे, देश का डंका बज भी रहा है, लेकिन परिपक्वता का तकाजा क्या ये भी है कि हम अपने गिरेबान में भी झांके। जो चुनौतियां हैं उनका आकलन भी निष्पक्ष और गंभीर तरीके से किया जाना चाहिए। ये ऐसा ही मौका है, जश्न के साथ साथ गंभीरता से चर्चा भी होनी चाहिए। संदीप भाई, मैं स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर जो है आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को बधाई देता हूं। ये 75वां वर्ष का जो हम मना रहे थे अमृत महोत्सव वर्ष, ये वो चल रहा है अभी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो भी सफल व्यक्ति होता है जीवन में, वो यदि अपने वर्तमान का आकलन न करे और अतीत से सीख न ले तो वह आगे भविष्य अपना सुनहरा नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सत्य है और वर्तमान का आकलन हमेशा अपना करते ही रहना चाहिए यदि बड़े लक्ष्य को हमें पाना है। आपने अभी कहा कि चुनौतियां, बिल्कुल, जब भी हम एक ऊंचाई पर जाते हैं और हमें शिखर की तरफ बढ़ना पड़ता है तो जो कठिनाइयां हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, आसान नहीं होता। यदि हम ये लक्ष्य भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य सामने रखा है कि 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरे विश्व पटल पर, तो निश्चित रूप से यदि हम उसकी तरफ जब कदम बढ़ाएंगे तो कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ तो सामने रहेंगी। यदि हम जो आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, यदि हमें तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है तो स्वाभाविक रूप से चुनौतियाँ बहुत हैं हमारे सामने। पर वही अच्छा व्यक्ति है, वही देश जो है इसको जीतता है जो इन चुनौतियों को गंभीरता से लेता है और इसका एक समाधान निकालता है, और समाधान निकाल के जो है देश को आगे बढ़ाता है। 140 करोड़ इस देश की जनता जब ये मान के चलती है, मुझे याद है प्रधानमंत्री जी का पहला लाल किले से जो उनका भाषण था, उसमें उन्होंने 2 बातें कही थी जो अभी आपने जिक्र भी किया। देखिए, 70 साल स्वतंत्रता के जो 77 साल है उसमें सभी का योगदान रहा है। उन्होंने बड़ी स्पष्टता से स्वीकारा था इस देश में कि सभी का योगदान रहा है। पर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जो प्रगति है, जो प्रगति की गति है, वो गति कैसी है? समय के अनुरूप है या समय के अनुसार हम उसके साथ कुछ कमियां छोड़ रहे हैं? यदि हमारे पास समय है यानी इतना कम है तो हमें प्रगति के सोपान को और अपनी मेहनत को बहुत बढ़ाना होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से अपील किया था कि यदि 10 कदम आप चलेंगे तो 13 कदम मैं चलूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं आपसे 1 कदम और चलूं। यदि 1 कदम आप चलेंगे, 1 कदम हम चलेंगे। यदि आप 13 घंटे काम करेंगे तो मैं 15 घंटे काम करूंगा, और लेकिन हम देश को आगे लेके जाएंगे। और वो हुआ भी। इन यदि 9 सालों का आप देखें, हम 5वीं अर्थव्यवस्था देश की बने। आज हम नहीं, इसको देखिए के इस बात को कोई इनकार नहीं कर रहा है। और मैंने शुरुआती संबोधन में इसलिए जो आंकड़े हैं ना, आंकड़े हम बिल्कुल निष्पक्षता से सब आंकड़े बताते हैं। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, पर इसका एक पहलू ये भी है, दूसरा पहलू कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम 142वें नंबर पर हैं। 1,72,000 रुपए प्रति व्यक्ति अगर आय हो भी गई इस देश की, और बढ़ी है ये, मैं ये मानते हुए ये सवाल पूछ रहा हूं, 27 रुपए प्रतिदिन किसानी से किसान कमा रहा है, ये भी हकीकत है। दत्तात्रेय ओसबोले खुद बोल रहे हैं 21 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, 23 करोड़ लोग 375 रुपए प्रतिदिन नहीं कमा पा रहे हैं। तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और बढ़नी चाहिए, पर क्या आम आदमी, जो गरीब आदमी है, अंतिम कतार वाला आदमी है, उसके अच्छे दिन आए हैं क्या, या अभी ये बड़ी चुनौती है?
नहीं नहीं, मेरे पास आईएमएफ का एक रिपोर्ट है, उसमें देखिए, पहले तो संदीप जी मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, और मैं बड़ा इसमें स्पष्टता रखता हूं, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं। इकोनॉमिस्ट के एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं, वो इकोनॉमिस्ट पे अपनी बात करेंगे। मैं एक प्योर जो है राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, और मैं वो इस पे भी बोलता हूँ, इसलिए मैं बहुत इकोनॉमी पे नहीं जाता। लेकिन एक आध आंकड़े में जरूर साथ में लाया हूँ। मैं इसमें स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं, जब मैं उसका विद्यार्थी नहीं तो आपसे क्यों बहस करने चला जाऊँ पूरा इनके उसमें अर्थव्यवस्था में। लेकिन आईएमएफ का एक रिपोर्ट कहता है कि आज देश में 10% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह गई है, जो पहले 22% होती थी। हाँ, अति गरीबी का आंकड़ा है ये आईएमएफ का रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट। हाँ, ये अति गरीबी है, गरीबी का नहीं है। नहीं, अति गरीबी तो 1.8% है सर। हाँ, ना, अति गरीबी 1.8% है सर। वो तो उससे भी कम हुआ है। ये गरीबी का आंकड़ा मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा हूं आपके सामने। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपसे कि हर क्षेत्र में, आज आपने कहा प्रति व्यक्ति आय जो है इतनी हुई है, बिल्कुल बढ़ी है। और इन 9 वर्षों में मैं कहता हूं, आप 13 से तुलना करेंगे, मेरे पास वो आंकड़े नहीं है, लेकिन आज के आंकड़े से अभी इकोनॉमिस्ट बता देंगे तो ये उससे भी ज़्यादा बढ़ी है। आज मैं जो अभी आपसे कह रहा था कि आज आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, जनधन अकाउंट के मामले में जाए, स्वच्छता के मामले में जाए, उज्ज्वला योजना के मामले, ये सारी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी, और वो सारी चीज़ों को जमीन में इम्प्लीमेंट किया। एक बात जो आपने चुनौती की कही, देखिए इन 9 वर्षों में हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती क्या आई, आप एक समय संदीप जी, सबसे बड़ी चुनौती थी जो विश्व महामारी की थी, कोरोना का था। कोरोना काल में पूरा विश्व जो है वो त्रस्त हो गया, लोगों की इकोनॉमी डूब सी गई, देश बर्बाद हो गए, लोगों की इतनी बड़ी संख्या में जनधन की हानि हुई। इस चुनौती को इस देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वीकारा, और केवल स्वीकारा ही नहीं बल्कि पहली बार एक स्वदेशी वैक्सीन बनाया, 220 करोड़ जनता को वैक्सीन लगाए टाइम पीरियड पर। यही नहीं, उनके भुखमरी से किसी की मौत ना हो, 80 करोड़ परिवारों को जो है निःशुल्क अन्न का वितरण आज भी दे रहे हैं। इसलिए ये आज भी 81 करोड़ विश्व 81 करोड़ 10 लाख लोग 5 किलो अनाज ना मिले तो भूखे पेट सोएंगे, क्या सरकार ये मान रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत परिभाषा होगी इसकी। देखिए उस 1.5-2 साल के अंदर संदीप जी हुआ क्या, लोगों के रोजगार, भाई दिक्कतें थी, लोग रोजगार में दिक्कतें आ रही थी, समस्याएं थी। जितना उस समय रेहड़ी पटरी वालों को 50-50 हजार तक का लोन देना, जो छोटी लघु संस्थाएं थी उनको लोन देना, ये देना, उनको इस्टेब्लिश करने की प्रक्रिया बढ़ी। नहीं, रोजगार की, एक मिनट के हल्का सा टोक रहा हूं, जो रोजगार गए, एक मिनट, रोजगार की समस्या क्या कोविड की देन थी, या दरअसल कोविड काल से पहले 31 मार्च 2020 का आंकड़ा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, उससे पहले 8 तिमाही देखिए, 6.8 से हमारी विकास दर गिरते गिरते आखिरी जनवरी से मार्च 2020 में 3.2% आ गई थी। हमारी अर्थव्यवस्था तो सिकुड़ती जा रही थी, और 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का जो वो वादा था, उसके हिसाब से 18 करोड़ रोजगार दिए जाने चाहिए थे, उसका आप आंकड़ा नहीं बताते। नहीं, मैं आपको उसका भी आंकड़ा बता दूंगा, वो भी रिपोर्ट मेरे पास है। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा था उसको पहले स्पष्ट कर दूं। मैंने आपसे कहा कि उसके बाद उनके आज रोजगार चल रहे हैं, आज लोगों के काम चल रहे हैं, लेकिन यदि उनको भोजन से चिंता थोड़ी कम हो जाए तो वो कुछ और अच्छा अपने जीवन के लिए कर सकते हैं, और सरकार अभी दे सकती है, तो हम दे के उनको, जो अंतिम पंक्ति पर व्यक्ति खड़ा है उसको हम और सबल बना सकते हैं। तो ये कोशिश सरकार की है कि आज कम से कम उनको राशन को लेके चिंता ना हो, और जो भी उनके आय हैं उस आय में इतनी और चीजें ऐड हो कि वो अपना अलग तो से जो है अंतिम कतार में जो खड़ा आदमी है, एक मिनट उसे आप मजबूत कर रहे हैं। मैं 1 मिनट के आंकड़े दे देता हूं, हाँ प्लीज, 20 सेकंड में। बिल्कुल, देखिए ये मेरा आंकड़ा नहीं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार आंकड़े जारी हैं। वित्त वर्ष 2018-19 में 1.49 करोड़, वित्त वर्ष 2019-20 में 1.51 करोड़, वित्त वर्ष 2020-21 में 1.15 करोड़, वित्त वर्ष 2021-2022 में 1.49 करोड़ युवाओं को, ये जो रजिस्टर्ड हुए हैं ये सही में। तो अब ये आंकड़े या तो गलत है संदीप जी,
ईएसआई में जो है, रजिस्टर आप होना जो कह और रहे हैं, रोजगार नहीं, मिलना, कोई इसको थोड़ा कोई इसमें फर्क फर्क होता है। मैं अभी आंकड़ों पर सवाल नहीं उठा रहा। पर कैसे संजय होगा? निरुपम, एक मिनट, अब संजय निरुपम, देखिए देश तो आगे बढ़ रहा है और मेरा साफ मानना है, केके ने भी इस बात को स्वीकारा, हर सरकार का योगदान होता है, पर जो मूलभूत जरूरतें होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उसी को दूसरे शब्दों में कहूं तो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये समस्याएं जो हैं, इन पर राजनीति ही होगी या हम हल भी निकाल रहे हैं, इनका निवारण भी कर रहे हैं? हमारी तरफ से तो कोई राजनीति नहीं हुई है। अगर खास करके आप दोनों रिजीम को अगर आप कंपेयर करेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकारें कैसे काम करती थी और पिछले 9 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कैसे काम कर रही, तो एक बात साफ साफ दिखती है कि जब हम लोग काम करते थे तो काम ज़्यादा बातें कम करते थे, और इनकी सरकार बातें ज़्यादा काम करती है और बातों को बढ़ा चढ़ा के रखती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भाई कोई लगभग 1.44 लाख 1,46,000 किलोमीटर हाईवे बन गया। तो ये 9 साल में नहीं बना है, एक लंबे समय से, खासकर वाजपेयी जी के ज़माने से हाईवे बनाने का एक अभियान शुरू हुआ, जिसको यूपीए के ज़माने में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और ये सरकार भी लागू कर रही है। अगर अनाज का उत्पादन बढ़ा तो ये 9 साल में नहीं बढ़ा, एक लंबे समय से हरित क्रांति हुआ। हरित क्रांति के बाद ये वो देश है जहां बाहर से अनाज ला करके हम अपने देश के लोगों को खिलाते थे आज़ादी के बाद। आज हालात यह है कि राइस का प्रोडक्शन हो या वीट का प्रोडक्शन हो, पूरे अनाज के प्रोडक्शन में हम लोग सरप्लस है और बहुत कई देशों में हम लोग आजकल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूध का उत्पादन एक दिन में नहीं हुआ। बिजली का उत्पादन, आज बिजली का उत्पादन लगभग 4.22 लाख मेगावाट है, एक दिन में नहीं हुआ। ये एक लंबे समय से एक प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के तहत डेवलपमेंट हुआ। तो ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? 2-3 मुद्दों के ऊपर मैं सवाल उठाना चाहूँगा। ये सरकार आई थी भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म कर देंगे इस नारे के साथ, महंगाई पूरी तरह से नियंत्रित कर देंगे इस नारे के साथ। ये 2 प्रमुख नारे थे इनके। आज हालात ये हैं, मैं 2-3 आपको हाईलाइट ये हेडलाइन पढ़ के सुना देता हूँ। CAG पुल्स HAL फॉर सीरियस डिजाइन लैप्सेज इन इंजन दैट लेड टू लॉस ऑफ 159 करोड़। अगर आप घोटाले की बात करें तो बोफोर्स में 64 करोड़ का घोटाला था और आज तक किसी ने कागज नहीं दिखाया उसका। दूसरा, अभी लेटेस्ट आया है कि जो द्वारिका एक्सप्रेसवे 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से बनना था, उस पर 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर खर्च किया गया, और ये फाइंडिंग है CAG की। तीसरी बात करें, CAG फ्लैग्स भारतमाला बिडिंग इरेगुलरिटीज। चौथा, आगे जाके होता है कि टोल रूल्स वायलेटेड, NHAI कलेक्टेड ₹150। अब यहां पर संजय निरुपम, 1 सेकंड के लिए अब आपको रोक रहा हूं। 1 सेकंड संजय भाई, एक नहीं, आप ही की बात जारी रहेगी। एक मिनट का इंटरप्शन है प्लीज, एक इंटरप्शन है। हरिशंकर परसाई, और आप भी पढ़ते हैं उन्हें, और शुरू में मैंने जो उनका एक कमेंट पढ़ा, सबसे निरर्थक आंदोलन भ्रष्टाचार के विरोध का आंदोलन होता है। एक प्रकार का यह मनोरंजन है जो राजनीतिक पार्टी कभी कभी खेल लेती है, जैसे कबड्डी का मैच। ये कबड्डी का मैच चल रहा है कि भ्रष्टाचार जाता नहीं, आप सरकार में होते हैं, आप पर आरोप लगते हैं, आप विपक्ष में, आप बीजेपी पर लगा रहे हैं, यही काम बीजेपी करती है। ये कबड्डी का खेल है या इसका कोई नतीजा कभी निकलेगा? भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ये सरकार, एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात होगा अगर हरिशंकर परसाई जी की बातों को याद करते हो मान लें कि नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचार के नाम पे मनोरंजन करके सरकार में आई है, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। लेकिन पूरे देश के लोगों को इन्होंने वादा किया था कि डॉलर का जो भाव है वो टूट जाएगा, रुपया बहुत मजबूत हो जाएगा। उन्होंने 2017 में कहा था कि हर व्यक्ति को घर मिलेगा, हाउस फॉर ऑल। आज 2023 आ गए, आज तक नहीं मिला। उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी 2022 तक, 2023 आ गया, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, बल्कि किसानों की आय आज 27 रुपए। 1971 में इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, 1971 में, आज से 52 साल पहले हट गई, और इन 52 साल में सबसे ज्यादा वक्त सरकार में कांग्रेस रही। जवाब देता हूं मैं आपका। आपने ही एक आंकड़ा दिया है कि जब देश आजाद हुआ तो 45% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, और 2014 आते आते ये 22 से 23% लोग रह गए थे।
लगभग 26 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम यूपीए की सरकार ने किया था। अभी हाल में मोदी सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया है कि 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया। अभी अति गरीब है कि कम गरीब है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस आंकड़ों के बावजूद डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और उसकी वजह से उसके बाद जो एक महामारी आई उसकी वजह से आईएमएफ की रिपोर्ट थी या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी कि लगभग 28 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे गए हैं। तो यही 28 करोड़ में से 13 करोड़ लोग मैं यही तेरी गरीबी 26 करोड़ संजय भाई, तेरी गरीबी मेरी गरीबी, आपके आंकड़े उनके आंकड़े, गरीब तो इस देश का ही है। उसका उत्थान कब होगा? आपने किसानी का भी बात किया कि ये तो जी 2022 के अंत तक दोगुनी करने वाले थे उसकी आमदनी। 1971 से 2015 के बीच किसान की आय 21 गुना बढ़ी और एक सरकारी कर्मचारी, एक टीचर की तनख्वाह भी 250 गुना बढ़ गई। फिर वही 71 से 2015 आप देख लीजिए किसकी सरकारें ज्यादा वक्त थी, आपकी सरकार। किसान तो वही गुमनामी में जीता रहा, मेहनत की माकूल कीमत मिली नहीं, 2/3 आबादी है वो। मैंने प्रारंभ में क्या कहा कि काम दोनों सरकारों ने किया। हमने काम ज्यादा किया, बातें कम की। ये सरकार काम कम करती है, बातें ज्यादा करती है। तो काम और बात की भी, एक मिनट सर, अब थोड़ा सा आज वक्त की समस्या थोड़ा, हाँ पूरी कीजिए बात। ना अगर आप बुलाएं तो एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद करिए। तो मेरा कहना यह है कि बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी समस्याओं से भरा देश है, बहुत समस्याओं से भरा देश है, तो इसमें निश्चित तौर पर वक्त लगेगा। लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी सरकारों ने एक योगदान दिया और देश के लोगों का जीवन स्तर बढ़ाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। एक उदाहरण देता हूं, 6,23,000 गांव थे यूपीए के जमाने में पूरे देश में। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के माध्यम से हम लोगों ने 6 लाख गांवों को बिजली कनेक्शन दिया। 23,000 गांव रह गए थे, तभी मोदी सरकार आती है और उन्होंने भी 23,000 गांव जो रह गए थे उनको बिजली कनेक्शन से जोड़ा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, मैं इसके लिए मोदी सरकार का स्वागत करता हूं। लेकिन आप ये कहें कि हमने कुछ किया ही नहीं, ये गलत होगा। शौचालय, हमने भी तमाम शौचालय बनाए। ठीक है, आपने अपनी बात कही, ये तो मैं कह ही रहा हूं, कदम ताल होती है। सिर्फ जगदीप छोकर स्क्रीन पर, जगदीप छोकर साहब, अब जब हम ये गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इससे आगे राजनीतिक संस्कृति की भी बात करें और संसदीय प्रणाली, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो हो रहे हैं उनको आप लगातार ट्रैक करते हैं। फिर से मैं हरिशंकर परसाई की एक लाइन पढ़ दूं, रोज विधानसभा के बाहर एक बोर्ड पर आज का बाजार भाव लिख रहे, साथ ही उन विधायकों की सूची चिपकी रहे जो बिकने को तैयार हैं। इससे खरीदार को भी सुविधा होगी और माल को भी। देश तभी मजबूत होता है जब संसदीय प्रणाली भी मजबूत हो और जनता जिसे चुनकर भेजे, दरअसल जिस चीज के लिए चुनकर भेजे वही काम करता दिखे। यह भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए अहम हो जाता है कि नहीं? देखिए, जब देश की 75 साल की प्रगति का आकलन हो रहा है तो मैं पहले तो ये कहूँगा कि देश हमारा इतना बड़ा और इतना विविध है कि इसमें आपको जो कहना है उसी के आंकड़े भी मिल जाएंगे और उसी का डेटा भी मिल जाएगा और उसी के उदाहरण भी मिल जाएंगे। तो आप ग्लास को आधा भरा कहिए या आधा खाली कहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात जो आपने अभी सही कहा, उसी चक्कर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जी तो चर्चा रही है वो ज़्यादातर आर्थिक मामलों पे रही है और हमारे साथ 2 इकोनॉमिस्ट भी हैं, तो आगे भी चर्चा आर्थिक मुद्दों पे होगी। मैं उसका बड़ा स्वागत करता हूँ। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, वो फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था, हैं और भी दुख ज़माने में मोहब्बत के सिवा, यानी आर्थिक प्रगति या आर्थिक गैर प्रगति के अलावा भी देश में बहुत कुछ होता है। जो आपने कहा राजनीतिक क्या माहौल है, राजनीतिक सद्भाव या राजनीतिक मनमुटाव और राजनीति किस तरह से हो रही है। पहली बात तो उसमें मैं ये कहूँगा, देश की राजनीति की जो आपने कहा हरिशंकर प्रसाद जी की बात की, वो तो हर स्टेट असेंबली के इलेक्शन के अगले दिन पता लग जाता है कि कौन बिकाऊ है और क्या रेट है और कहाँ बस में बैठ के लोग जा रहे हैं। मुझे तो जब मैं वो स्क्रीन पे कभी कभी देखता हूँ कि लोग बस में बैठ के जा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और ऐसे हाथ हिला रहे हैं और
उनको मुझे देख के मुझे शर्म ये आती है कि उन लोगों को हम चुनते हैं अपने प्रतिनिधि होने के लिए, और उन लोगों में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपने पार्टी वालों को ये कहें कि मुझे मेरी जनता ने, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने चुना है और मैं उनके भले के लिए काम करूंगा, मैं उसी से रहूंगा जैसे रहूंगा। लेकिन वो जैसे ही उनके चुनाव का नतीजा आता है वो सब के सब बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं और भेड़ बकरियों की तरह उनको बसों में बंद करके और लोकतंत्र को हवाई जहाज बेमानी में बना उनकी देते हैं, निकाले आम जाए, आदमी के मत को भी निकाले जाए। बेमानी बना देते हैं। छोकर साहब, एक और लाइन हरिशंकर परसाई की कि दुनिया में भाषा अभिव्यक्ति के काम आती है, इस देश में दंगे के काम आती है। अभी हमने संसद में भी भाषा का स्तर हमारा लगातार गिरता जा रहा है, और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं, ये 76 साल से आजाद मुल्क की भाषा हो सकती है? देखिए, संसद में भी देखा और हर चुनाव अभियान में भी देखते हैं कि जिस तरह की बातें कही जाती हैं उस तरह की बातें मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि शरीफ घरों में बच्चों के सामने नहीं कही जाती और ना ही कही जानी चाहिए। अब सवाल संसद का आया। मैंने 2012 में ट्रिब्यून अखबार में एक लेख लिखा था जिसका टाइटल था डेनिग्रेशन ऑफ पार्लियामेंट। 2012 से तो मैं देख रहा हूँ उसमें सरकारें बदल भी गई और बहुत कुछ हो गया, लेकिन संसद का काम संसद के तरीके से नहीं होता है। संसद को एक मोहर लगाने वाली संस्था बना दिया गया है। बिल वहाँ लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, बिलों को डिस्कस होने का तो सवाल ही नहीं है। और ये खुद ही कहा गाली गलौज होती है बिल्कुल। और छोकर साहब, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर ही, जी प्लीज 30 सेकंड्स में सर प्लीज। हाँ, हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश के सारे राजनीतिक दल लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो अपना अंदरूनी कार्यक्रम लोकतंत्र से नहीं चलाते। और आखिरी बात, जितना भी ये आर्थिक जो भी होता रहे, 80 करोड़ लोगों को खाना फ्री मिल रहा है, इसका मतलब है आधे से ज़्यादा जनता हमारे देश की खाना खरीदने के लिए तैयार काबिल नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी एक बात होती है सांस्कृतिक सद्भावना। उसके लिए हमने जो मणिपुर में देखा, जो हरियाणा में देख रहे हैं, मणिपुर में भी अभी भी देख रहे हैं, और जो बम्बई की एक ट्रेन में देखा, वो एक सबसे बड़ी चीज़ है जिसका देश और देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये इन खतरे, इन घंटियों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और संसद में जिस तरह से लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है, वहां भाषा का स्तर गिर रहा है। सर प्लीज थोड़ा सा टाइमलाइन हमें मेंटेन करनी होगी। वो भी चिंता का सबब है क्या? आप अपनी राय हमसे साझा कीजिए। व्हाट्सएप नंबर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। कलम सब आजादी का जश्न मनाएंगे और देश मजबूत हुआ है, विश्व गुरु बनने की राह पर है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती गरीबी और बेरोजगारी। करना क्या चाहिए, हल क्या है? विजय सरदाना। संदीप जी, सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की बधाई आप सबको। देखिए, मैं आपके सामने, क्योंकि टाइम कम है, सिर्फ कुछ आंकड़े रख रहा हूं और एक सवाल रखूंगा जिसका आंसर हम सबको ढूंढना है। 1990 में भारत और चीन का जीडीपी सेम था, जबकि उनकी पॉपुलेशन हमसे ज्यादा थी। 1996 में चाइना का जीडीपी भारत से दुगना हो गया। 2002 में चाइना का जीडीपी भारत से 3 गुना हो गया। 2008 में भारत का जीडीपी चाइना का जीडीपी भारत से 4 गुना हो गया। 2014 में चाइना का जीडीपी भारत से 5 गुना हो गया। और अभी जाके हम कम से कम उस गैप को कम करने में सक्षम हुए हैं। मेरा सिर्फ 2 सवाल हैं भारत सरकार से और सारे पॉलिटिशियन से जो पार्लियामेंट में बैठते हैं और जो विधानसभाओं में बैठते हैं। क्या हम चाइना से ये नहीं सीख सके कि चाइना ने क्या क्या सुधार किए जिसके कारण हमारे से ज्यादा आबादी होते हुए भी उन्होंने ऐसे क्या आर्थिक सुधार किए जिससे पूरी दुनिया का इन्वेस्टमेंट वहां गया, जबकि उनकी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, वहां का टैलेंट पूल हमसे कम है, हम अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट और एजुकेटेड मानते हैं, लेकिन वहां ग्रोथ रेट ज्यादा हुई।
वहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा गया, वहां रोजगार ज्यादा पैदा हुए, वहां पे पर कैपिटा इनकम बढ़ी, चाइना एक्सपोर्ट हब बन गया। इसमें ये आप नहीं कह सकते कि सरकारों ने क्या किया। कुल मिला के सरकारों का फेलियर हमारे सामने है। कहीं ना कहीं हमने कमियां छोड़ी हैं, लेकिन आज तक ना संसद में ना विधानसभा में इसका कंपैरेटिव असेसमेंट हुआ है कि हम क्यों पिछड़ते गए। बैंग क्योंकि ऑन हमने शायद विजय राजनीति सरदाना, के लिए आई कांट अग्री विद यू मोर। आपने यू हिट द नेल ऑन दी हेड, और ये सवालों के जवाब हमें तलाशने होंगे। ये तो अर्थव्यवस्था का विकास करने की बात हो गई। रोजगार, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की लगातार बात करते हैं संतोष मेहरोत्रा, वो डिविडेंड लायबिलिटी तो नहीं बन जाएगा? बिल्कुल डर है कि ये बनेगा, और इस वजह से सरकार को सबसे पहले तो इस बात को मानना पड़ेगा कि रोजगार नहीं बढ़ रहा है। अभी आपके वक्ता शुरू में हमको बता चुके हैं कि रोजगार खूब पैदा हो रहा है, जब जो बिल्कुल भ्रांति है। तो भ्रांति फैलाना बंद करें और प्रॉब्लम को पहली बात माने कि 2012 में 1 करोड़ लोग बेरोजगार थे, 2019 में 3 करोड़ लोग बेरोजगार थे, यानी कि तिगुना हो गया। और पिछले 3-4 साल में वो बढ़ करके हल क्या है उसका? 8 करोड़ हो गया। हल क्या है बता प्रोफेसर रहा साहब? हूं। हाँ, मैं बता रहा हूं, पहली चीज रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम। झूठ मत बोलो कि प्रॉब्लम है ही नहीं बेरोजगारी की, पहली बात। दूसरी बात, इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी कि औद्योगिक नीति की आवश्यकता है, जो पीएलआई नहीं है। तो जिसमें जरूरत यह है कि सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को और प्रोत्साहन देना पड़ेगा। एमएसएमईज पे जो आघात हुआ है उसको थामना पड़ेगा, जो कोविड से बहुत पहले शुरू हो चुका था। वो नोटबंदी से शुरू हुआ था, जो जीएसटी से। तीसरी बात, सरकार में के 10 लाख, सरकार स्वयं जानती है कि 10 लाख रोजगार हैं, जिसमें से 4 लाख रोजगार हैं टोटल, 40 लाख रोजगार हैं, मगर 10 लाख रोजगार अभी भी खाली हैं, मतलब स्थान रिक्त हैं। तो उनको सरकार भरती क्यों नहीं? और चौथी बात, पैसे बांटने के बजाय और जो अनाज बांटा जा रहा है उसके बजाय अब जरूरत है इस बात की है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में ज्यादा निवेश हो। इस सरकार ने पैसे बांटे जरूर हैं, अनाज के लिए पैसे बांटे हैं, मगर स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च जो ये देश की नींव है, ये बुनियाद है स्वास्थ्य और शिक्षा के। इसीलिए मैंने आपको आंकड़े भी दिए थे। देश मजबूत हो रहा है, कोई शक नहीं। चुनौतियां भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। और हल हम सब मिलकर ही निकाल सकते हैं, और इसमें कदमताल करनी होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ादी का जश्न तो हम मना रहे हैं और कल मनाएंगे, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, उनका हल भी खोजना होगा। और हजारों संदेशे हमारे पास आए हैं। गया बिहार के एजाज करीम खान हैं, वो कहते हैं गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई का किसी सरकार के पास रोड मैप नहीं है। वोट लेते हैं इस पर, और जनता और पब्लिक सेक्टर मिलकर इसको खत्म कर सकते हैं। आज बस इतना ही सीधा सवाल में।